हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आज है हमारा लेक्चर 12। तो अब तक हम कर चुके हैं सेक्शन 31 तक। उसमें हम एडमिशंस कर चुके हैं पहले, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में किए थे कन्फेशन। तो अब हम करेंगे सेक्शन 32 जो बात कर रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, और बहुत सारी और 8 क्लॉजेस हैं इसमें जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सेक्शन 32 इसमें क्या बात की गई है। तो इसका सिर्फ जो क्लॉज 1 है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहा है, बाकी जो बाकी क्लॉजेस हैं उनमें किसी और चीज की बात की गई है। सेकंड में जैसे है कि कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी ने कुछ लिखा है ट्रांजैक्शन के बारे में किसी में, तो वो रेलेवेंट होगी, या आगे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कस्टम, यूसेज, रिलेशनशिप एंड स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो सेक्शन 32 में हम 8 क्लॉजेस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आती है डाइंग डिक्लेरेशन। तो कहते हैं अगर किसी पर्सन ने अपने डेथ से पहले कोई स्टेटमेंट दी है एंड उसकी फिर डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम, वैसे वो रेलेवेंट नहीं होती बट हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। क्लॉज 2 में दिया गया है इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर किसी पर्सन ने अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है तो उसकी डेथ के बाद उस चीज को हम यूज कर सकते हैं, अगर उसने यूजुअली अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ये सब चीजें लिखता है। थर्ड है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कि जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी है अगर उसको पता है कि ये उसके अगेंस्ट भी जा सकती है तो वो स्टेटमेंट को भी हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ एंड सेवंथ रिलेटेड है, इनमें कस्टम और यूसेज की बात की गई है कि अगर कोई कस्टम या यूसेज चल रहा है तो उसको भी हम रेलेवेंट मान लेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप। अगर किसी का रिलेशनशिप इन क्वेश्चन है, तो किसी पर्सन ने अपना ओपिनियन दिया है उस बारे में बट वो क्वेश्चन अराइज होने से पहले, तो उसको भी हम रेलेवेंट मानते हैं 5 एंड 6 क्लॉज में। लास्ट है स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग फीलिंग। अगर बहुत सारे पर्संस हैं वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज के बारे में, तो वो स्टेटमेंट भी उनकी रेलेवेंट होगी। जैसे कि किसी सिंगर ने कोई गाना गाया और उसने पब्लिक को वो सबमिट कर दिया, तो उस पे जो पब्लिक का रिएक्शन होगा तो उसको हम इसमें कवर करेंगे कि जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो सॉन्ग अच्छा है या बुरा है, जो भी उनका ओपिनियन होगा, तो दैट वुड बी रेलेवेंट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 32 की वेयर लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में सेक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, कि जो भी पर्संस हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कोर्ट में नहीं बुला सकते एज विटनेस, तो क्या वो उनकी रेलेवेंसी कोई होती है या नहीं होती, तो वो दिया हुआ सेक्शन 32 में। Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant। तो कहते कोई भी पर्सन है जो डेड है या जो हमें मिल नहीं सकता तो उसको हम रेलेवेंट मानते हैं। तो वेयर लैंग्वेज क्या बोल रही है, स्टेटमेंट्स। तो कहते हैं किसी भी पर्सन की जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो रिटन है चाहे वर्बल है, चाहे पर्सन ने बोल के दी है या फिर कुछ लिखती में दिया है, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, जो भी फैक्ट्स रेलेवेंट हैं उनके बारे में उसकी स्टेटमेंट है। मेड बाय पर्सन, किस पर्सन ने दी है, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल आर themselves relevant facts in the following cases। तो कहते जो पर्सन है ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसने दी है कि कोर्ट को अनरीजनेबल लगता है, तो वो फैक्ट्स क्या होंगे, वो रेलेवेंट होंगे। कौन कौन से, कि पर्सन क्या है, वो या तो डेड है या हमें मिल नहीं रहा पर्सन, या थर्ड क्या है, जो कि इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने से। फोर्थ क्या है कि उसकी जो अटेंडेंस है दैट कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, कि पर्सन आ तो सकता है बट अगर उसको बुलाएंगे हम तो उसके साथ क्या होगा, केस में डिले होगी या फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो उन 4 केसेस में जो पर्सन की स्टेटमेंट्स होती हैं पहले वाली, वही रेलेवेंट मानी जाती हैं। तो 4 हो गए, पर्सन डेड है, कैन नॉट बी फाउंड है, या इनकेपेबल हो चुका है, या फिर अगर बुलाएंगे तो डिले होगा या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है, अभी जो क्लॉजेस हमने पहले देखी थी कि सेक्शन 32 के 8 क्लॉजेस हैं, तो उसकी आज हम करेंगे फर्स्ट क्लॉज जो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करती है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये 2 चीजों पे बेस्ड है। पहला तो
के रूल ऑफ नेसेसिटी। तो कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को हम क्यों मान रहे हैं, क्यों उसको रेलेवेंट मान रहे हैं, एडमिसिबल कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल ऑफ नेसेसिटी बन जाता है। कैसे बन जाता है रूल ऑफ नेसेसिटी? कि जो पर्सन, जैसे किसी विक्टिम है, एक्यूज्ड है, जब क्राइम हो रहा था, विक्टिम को एक्यूज्ड मार रहा था, उस टाइम पे क्या था कि वहां पे और कोई अवेलेबल नहीं था, सिर्फ विक्टिम एंड एक्यूज्ड थे। तो सच का किसे पता होगा? या तो विक्टिम को पता है या फिर एक्यूज्ड पर्सन को पता है। तो अगर विक्टिम कोई स्टेटमेंट देके उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में अब सेकंड पर्सन कौन बचा जिसको एक्चुअल में ट्रूथ पता है? तो वो पता है एक्यूज्ड को। तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो विक्टिम है उसकी जो उसने स्टेटमेंट दी है मरने से पहले उसको ही मानेंगे। दैट इज वाई इसको रूल ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं कि जो विक्टिम है या जो पर्सन की डेथ हो रही है, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो वो रेलेवेंट ही होगी। तो ये रूल ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है इसमें मैक्सिम है नेमो मॉरिटस प्रिजम्प्टर मेंट्री, कि हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कोई भी पर्सन मरते टाइम पे झूठ नहीं बोलेगा। इस बेसिस पे हम डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट मानते हैं कि जो पर्सन कि जिस पर्सन की डेथ होने वाली है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोल के जाएगा। इस बेसिस पे ये हमारा सेक्शन बेस्ड है। अब आती है इसकी बेयर लैंग्वेज। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है? व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, तो कहते हैं पर्सन की डेथ के साथ रिलेटेड होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, तो कहते स्टेटमेंट किसने दी है? एक पर्सन ने दी है। किस बारे में दी है? एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी अपनी डेथ के बारे में उसने, कि उसका क्या रीजन है उसके लिए दी है। और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उस ट्रांजैक्शन के, उसके बारे में उसने स्टेटमेंट दी है विच रिलेट्स टू हिज डेथ। तो जो ट्रांजैक्शन है वो भी उसकी डेथ के साथ रिलेट करनी चाहिए। या तो डायरेक्टली वो अपनी डेथ के कॉज के बारे में बताए, या फिर वो ट्रांजैक्शन ऐसी हो कि वो बताए कि अल्टीमेटली उसका जो कनेक्शन है उसकी डेथ के साथ हो। देन उस केस में इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, तो कहते हैं किन केसेस में ये रेलेवेंट होगा? अगर पर्सन की जो डेथ है, उस जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ है वो क्वेश्चन में आती है, देन ये रेलेवेंट होगा। सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। तो इंडियन लॉ के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पर्सन को अगर ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी डेथ हो रही है या नहीं थी, वो मैटर नहीं करता। पर्सन ने डिक्लेरेशन दी, उसने अपनी डेथ का कॉज बताया, चाहे उसकी डेथ कल हो चाहे 1 महीने बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पर्सन की डेथ हो रही है, उसको अगर पर्सन को एक्सपेक्टेशन है कि मैं मर ही जाऊंगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पर्सन को पता है कि मैं बच जाऊंगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो पर्सन की डाइंग डिक्लेरेशन देते ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम सेक्शन 32 में रेलेवेंट कर लेते हैं। अदरवाइज हम उसको आगे एविडेंस के सेक्शन आएंगे 157, उसमें हम इसको रेलेवेंट कर सकते हैं। तो इंडियन लॉ के हिसाब से क्या है कि पर्सन का अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है, वॉज और वॉज नॉट। तो उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन विच द कॉज ऑफ द डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स चाहे कि वो सिविल है चाहे क्रिमिनल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रोसीडिंग्स में उसकी डेथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो सिंपल सा क्या है कि पर्सन की खुद की डेथ या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन के बारे में वो बता रहा है जो कनेक्टेड है उसकी डेथ के साथ, उसके कॉज ऑफ डेथ के साथ, तो कहते हैं वो चीज रेलेवेंट हो जाएगी अगर उसकी डेथ इन क्वेश्चन आती है। सेकंड चीज क्या है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली कि पर्सन अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में था चाहे नहीं था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉज और वॉज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी उसकी जो स्टेटमेंट है, अगर पर्सन को लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी बट वो पर्सन बच जाता है, तब भी वो रेलेवेंट हो जाती है। अगर वो उसको लगता है कि मैं बच जाऊंगा बट फिर डेथ हो जाती है, तब भी वो रेलेवेंट ही होगी।
नेक्स्ट है इसमें एक केस कि पकाला नारायणा स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। ये ट्रांजैक्शन वाले के साथ रिलेटेड है। एक तो था कि कॉज ऑफ हिज डेथ एंड सेकंड वर्ड था ट्रांजैक्शन वाला। तो इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल के जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अपने जो पैसे दिए हुए हैं वो लेने जा रहा हूं, उसका मुझे फोन आया था कि पैसे ले जा। उसके बाद क्या होता है कि वो जो पर्सन पैसे लेने गया है उसकी जो डेथ है उसकी ही न्यूज आती है, एंड जो ट्रंक वो घर से लेके जाता है अपने कपड़ों का, वो ट्रंक उनको फाउंड होता है जिसमें उसकी लाश होती है। तो ये माना गया था कि वाइफ को वो बता के गया कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एज टू ट्रांजैक्शन में इसको इंक्लूड किया गया था। एंड ये माना गया था कि जो उसने स्टेटमेंट दी है कि उसी पर्सन ने उसकी डेथ की होगी, तो ये इसको रेलेवेंट माना गया था, उसको इसकी डाइंग डिक्लेरेशन मानी गई थी कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही उसकी डेथ कॉज की है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन हम किसके सामने देंगे। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी भी पर्सन के सामने हो सकती है, एनी पर्सन, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए अब पर्सन ये तो नहीं सोचेगा कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर आएगा तभी मैं उसको स्टेटमेंट दूंगा। ये तो पता नहीं है ना, पर्सन 5 मिनट बाद मर जाए, हो सकता है उसको 1 महीना लग जाए, तो वो एनी पर्सन को अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, चाहे मजिस्ट्रेट है, चाहे डॉक्टर है, फैमिली मेंबर, इवन स्ट्रेंजर। तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी के भी सामने हो सकती है। इवन अगर पर्सन कुछ लिख के भी जाता है, दीवार पे लिख गया, क्योंकि उसके पास आसपास अगर पर्सन के कोई भी नहीं है, तो अगर वो दीवार पे लिख गया, नीचे लिख गया कुछ, तो उसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन ही मानेंगे। मोर ओवर अगर पर्सन जेस्चर्स में कुछ बोलता है तो उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। रिटन और वर्बल में उसको हम जेस्चर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 सिर्फ यही एक सेक्शन है जिसके बेसिस पे किसी पर्सन की कन्विक्शन हो सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तो सिर्फ एक डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी पर्सन की कन्विक्शन हो सकती है। एविडेंस में सिर्फ यही एक सेक्शन है जिसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे। तो आगे आती है इसकी रेलेवेंसी कि ये डाइंग डिक्लेरेशन को हम कब रेलेवेंट मान सकते हैं। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो पर्सन स्टेटमेंट्स दे रहा है, उसकी जो स्टेटमेंट अगर 2-3 स्टेटमेंट्स दी है पर्सन ने, मान लीजिए एक पर्सन है, विक्टिम है, एक स्टेटमेंट उसने रास्ते में जाते हुए दे दी कि मुझे इस पर्टिकुलर बी पर्सन ने मारा है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सेकंड स्टेटमेंट वो हॉस्पिटल में जाता है, तब डॉक्टर पूछता है तो उसको स्टेटमेंट दे देता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन ने मारा है। फिर थर्ड मजिस्ट्रेट आते हैं तो उनको भी ये बोलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन ने मारा है। उसके बाद हो जाती है उसकी डेथ। तो कहते हैं ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तब ये डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल भी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर पर्सन ने फर्स्ट टाइम कुछ और बोला, सेकेंड टाइम उसने 2-3 बंदों का नाम ले दिया, थर्ड टाइम किसी और का नाम ले दिया, तब ये डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ हमारा ये डाइंग डिक्लेरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेक्शन है 32 क्लॉज 2 से 8 तक क्लॉजेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।